अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशल शो लेके आपके सामने हम हाजिर हैं। आज का शो बहुत ही एक्सक्लूसिव होने जा रहा है। कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी जो पहले शायद आपने ना सुनी हो। सबसे पहले तो आपको बताते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से जी के ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी और धमकी बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा जी कि हम इसराइल को उड़ा कर रख देंगे जी। इसके जवाब में हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रंप डर गया। अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे डर गया, ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि पहले अमेरिका ने क्या किया, इसराइल ने क्या किया, उसके जवाब में ईरान ने क्या किया और फिर ईरान ने कुछ ऐसा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे होना पड़ गया और उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पीटीआई का मीडिया सेल, इसे समझने के लिए मेरा ख्याल पीटीआई के मीडिया सेल के किसी अपने शख्स की जरूरत होगी। हम इस काबिल नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल जो उनकी कुछ स्टोरीज हैं वो आपको बताते हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है वो हुई है जनरल अशफाक परवेज कियानी से, जो साबिक आर्मी चीफ है। ये क्या कहानी है आपको ये बताएंगे। ये मुलाकात हुई नहीं हुई, हुई तो क्यों हुई। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक टिकटॉक के काफ़ी मशहूर इंसान है मिस्टर पतलू, उनके हवाले से कोई तनकीद जो कर रही है पीटीआई का मीडिया सेल जो है वो समझ नहीं आ रही। मतलब अगर आप किसी की माँ की तस्वीरें लगा के ये कर सकते हैं ना, तो आपसे ज़्यादा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आप किसी पे कोई भी तनकीद करें इस लेवल तक नहीं जा सकते। ये जानेंगे ये क्या स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जिसने एक, जिसे कहते हैं ना, तरथली मचा दी थी पूरे रीजन में और पाकिस्तान को एक अलग मुकाम हासिल हो गया था कि ये फोर्स भी इन्होंने अपनी सेपरेटली बना ली है। एक ऐसी फोर्स बनी पाकिस्तान की कि जिसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही डिफरेंट है, जो कहते हैं कि मिनट्स के अंदर हम आपको रिजल्ट लेके दे सकते हैं। उसके हवाले से भी तनकीद हुई और की किसने? मिस्टर शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब ने क्या तनकीद की है ये आपको बताएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक खबर आई और ये खबर किस तरफ से आई है हम आपको पहले ये भी बताएंगे, लेकिन ये स्टोरी की डिटेल में आपको पता चलेगा। मुल्ला उमर के जो आखिरी अयाम हैं वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गुजरे, वो उस एरिया में नहीं थे जहां बताया जाता है उनके बारे में। और एक आखिरी तस्वीर उनकी शाया हुई है जिसमें वो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में नज़र आ रहे हैं। ये क्या चक्कर है ये आपको बताएंगे सारा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि यूरोप की इसराइल पर जो है वो पाबंदी लग गई है। इसराइल पे क्या पाबंदी लगाई, यूरोप का बहुत बड़ा कदम है। पीआईए के हवाले से फिर एक आपको खबर बताएंगे जी कि पाकिस्तान के बाबुओं ने पीआईए का क्या हाल कर दिया। पीआईए बिक गई थी, आपको याद होगा। इसकी डिटेल में थोड़ी सी चौधरी साहब को बताऊंगा और मैं कहूंगा जरा आप ये बताएं कि चौधरी साहब हमेशा कहते हैं जो बाबू हैं ये पाकिस्तान के दामाद हैं, तो इन दामादों ने क्या किया है पाकिस्तान के साथ दोबारा, ये वीसी में जानेंगे। और उसके बाद दिल थाम लीजिए, पेट्रोल फिर बढ़ने लगा है, तेल की कीमत फिर बढ़ गई है। पहले ही बहुत थी, मजीद कुछ काम होने लगा है। पता नहीं अब गवर्नमेंट इसे कैसे कंट्रोल करेगी, बहरहाल करना चाहिए। अब ये स्टोरी भी जानेंगे आज ही के व्लॉग में। तो चौधरी साहब अमेरिका से वापस आ गए नहीं, उस तरफ आने से पहले मैं पंजाब के 3 इश्यूज आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपने कहा है ना बाबूज है, दामाद है, पंजाब के 3 बड़े इशू हैं। सबसे बड़ा इशू जो पंजाब का वो साला होता है। अच्छा, कोई भी शख्स अपने साले से नहीं बच सकता सिवाय आपके, क्योंकि आपने शादी नहीं की। ठीक है, ठीक। और अगर आप अपने साले से बच जाएं तो दूसरा बड़ा मसला जो होता है बहनोई होता है। ठीक है, फिर आप अपने बहनोई से नहीं बच सकते। ठीक है। और अगर आप इन दोनों से बच जाएं तो फिर आप दामाद के काबू आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारे बाबू, ये सारे के सारे तीनों रिश्ते इन बाबुओं के अंदर आते हैं। चले जी, ठीक है। तो ये होगा आज का हमारा डिटेल व्लॉग। और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चौधरी साहब क्योंकि अमेरिका से वापस आ चुके हैं तो हम ये भी पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से आप क्यों मिलकर नहीं आए, वो आपको बार बार कह रहा था। लेकिन अब आप ये बताएं कि अब आप क्या करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप डरा बैठा है और ईरान ने धमकी क्या दिया, मैं जरा ये बता दूं। अब देखिए, ईरान जो था वो बार बार ये कह रहा था कि लेबनान के अंदर जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन इसराइल इसका मौके का फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि ये जितना MOU साइन होने में ताख़ीर हो रही थी उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अमेरिका ने गुफ्तगू में लगाया हुआ था ईरान को और उसको एक आसरे पे, लारे पे रखा हुआ था। और साथ ही उसने नेतन्याहू से कहा था कि आप जितना ज़्यादा इलाका कैप्चर कर सकते हो लेबनान का वो कर लो। पहले सबका ख्याल ये था कि रिवर लितानी तक जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि रिवर लितानी जो है ना सबसे बड़ा दरिया है उसका सारा जो लेबनान के अंदर। आप ये समझे जिस तरह हमारा दरिया सिंध है या मिस्र का दरिया नील है, बिल्कुल इसी तरह दरिया लितानी जो है ना एक साइड से लेकर दूसरे साइल तक जाता है, यानी एक साइड से निकलता है दूसरे साइड पे जाकर समंदर में गिरता है। और ये आप ये समझ लो कि लाइफ लाइन है पूरे लेबनान के। और दूसरी साइड पे जो इसराइल का इलाका है वो बड़ा बंजर और खुश्क है और इसराइल को इस दरिया का पानी चाहिए था, लेकिन 30 किलोमीटर का फासला था। तो इस सारी जंग का फ़ायदा जो है वो नेतन्याहू ने, इसराइल ने ये उठाया कि उन्होंने अपनी सरहद जो है ना वसी कर ली और वो दरिया लितानी तक आ गए। पहले सबका ख्याल ये था कि दरिया लितानी तक आके चुप करके खामोश होकर बैठ जाएगा, लेकिन इसने दरिया को क्रॉस किया और उससे आगे निकलना शुरू हो गया।
बल्कि बहुत बड़ा इलाका है जो अब तक ये कैप्चर कर चुका है। शकीफ जो एक उनका किला है जिसके ऊपर इसने कब्ज़ा कर लिया, और ये बड़ा खौफनाक किस्म का कब्ज़ा है, और इसको बड़ी मुश्किल से सन 2000 में लेबनान ने पूरी दुनिया की सफारतकारी करके वहाँ से इसको निकाला था। ठीक है। तो अब ये दोबारा उसके ऊपर आप ये समझ लो कि 26 साल बाद जाके दोबारा उस किले के ऊपर काबज़ हो गया। ओके। और फिर उसके बाद आज सुबह नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हम जनाब बैरूत जो है उसके इलाकों के अंदर कब्जा करने लगे, और बैरूत के 2 इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। हिजबुल्लाह ने वहाँ पे ज़ेर ज़मीन अपने मोर्चे भी बना रखे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है और उनके अंदर हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं। हिजबुल्लाह की अपनी एक साइंस ये है कि ये हमेशा गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक न किया जा सके। जब सिविलियन आबादी होगी, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, और उसके नीचे आप तय खाने में होंगे या फिर आप अपार्टमेंट की बिल्डिंग में रह रहे होंगे तो आप बड़े सेफ होते हैं। तो हिजबुल्लाह जो है ना हमेशा इस टाइप की जगह पसंद करता है, और ये बेसिकली इसराइल से सीखा है। इसराइल के जो टॉप के जो मोस्ट वांटेड लोग होते हैं ना वो हमेशा गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं। मतलब इजरायली शैतान जो है वो गुंजान आबाद में ये वहाँ पे, बल्कि माफियाज भी ये करते हैं। आपको पता होगा कि माफियाज भी ऐसे गुंजान आबाद इलाकों के अंदर रहते हैं जहाँ पे पुलिस रेड ना कर सके, पुलिस की गाड़ियाँ एंटर ही ना हो सके, तंग तंग गलियाँ हो और वहाँ पे रच बहुत ज्यादा हो। एक फिनोमेना मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपको याद होगा हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, और गालिबन काफी उस वक्त इसराइल का उन्होंने नुकसान भी किया जब ये वो लोकल असले से और पैराशूट 1500 लोग तो पहली रात ही उन्होंने मार दिए वहां पे। लेकिन उसके बाद 1.5 लाख मुसलमान शहीद हुआ है। क्या ऐसा हमला आपको करना चाहिए जो आपको पता है कि आप डिफेंड नहीं कर सकते? आपको अपनी पावर देखनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमला करना आसान है लेकिन उस हमले को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। वो ये कहते हैं कि आप किसी भी बंदे को किसी वक्त भी कत्ल कर सकते हैं, लेकिन उस कत्ल को हजम करना जो है ना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। हिजबुल्लाह को भी आप देखें भी आता है। साहब हिजबुल्लाह को भी आप देखें कि नो डाउट वो एक फाइट कर रहे हैं, वो इसराइल एक शैतान है जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो ये है कि अपनी इतनी ताकत बना लें ताकि वो हमला करे तो बचत तो, लेकिन हजारों इंसान शहीद हो जाते हैं। लेकिन देखें अगर फर्ज करें वो ना करते तो अब तक तो पूरे लेबनान के ऊपर कब्जा हो चुका होता है। इसराइल तो इस मौके का फायदा उठा रहा है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए धड़ाधड़ आगे बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमारे मुज़ाकरात नहीं चल रहे और हम अब इसराइल के ऊपर हमला करने लगे हैं। तो जब ईरान की तरफ से ये धमकी आई तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग नहीं चाहता अमेरिका के साथ, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो उसके मिड टर्म इलेक्शन है, क्योंकि अगर ये जंग लिंगर ऑन कर जाती है तो मिड टर्म इलेक्शन जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को एंगेज करके मिड टर्म इलेक्शन तक मामलात को ले जाए और उसके बाद वो इलेक्शन जीत जाए, जो बड़ा मुश्किल लग रहा है सरदस्त। अब अगर यहाँ पे जंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे पहले कल रिपोर्ट आई कि $59 बिलियन का जो लोगों को नुकसान हुआ है, यानी कि 450 जो डॉलर्स है पर फैमिली जो है उसके अखराजात में इजाफा हो गया और वो फ्यूल की वजह से। तो जब इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है और वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हर ख़ानदान के ऊपर या हर फर्द के ऊपर जो है 2,000 जो डॉलर्स है उसका मज़ीद इजाफा हो जाएगा उसके अखराजात के अंदर। अगर इस वक्त वो $3,500 में गुजारा कर रहा है तो फिर उसको $5,500 चाहिए होंगे। अच्छा। तो इस किस्म का क्राइसिस जो ना अमेरिका के अंदर है, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि ये जंग हो, लेकिन ईरान ने क्योंकि जो मैसेज का जवाब देना था उसने इनकार कर दिया। उसने पाकिस्तान के जरिए मैसेज का जवाब देना तो उसने कहा जी हम कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, हम अभी लेबनान की जंग रोकेंगे और इसराइल के ऊपर हमला करने लगे। तो जब ईरान की तरफ से ये मैसेज आया तो डोनाल्ड ट्रंप को ये महसूस हुआ कि जंग जो फैलने लगी है, तो फिर इमीडिएटली उसने नेतन्याहू से रब्ता करके बैरूत की तरफ जो बढ़ती हुई फौजें थी उसको उसने होल्ड करवाया, क्योंकि वहाँ पे 2 इलाके हैं जिसके ऊपर बैरूत जो है जहाँ पे अटैक करना चाह रहा था नेतन्याहू। एक तो साइया का इलाका है, ये जो साइया का इलाका है वहाँ पे हिजबुल्लाह की क़यादत रहती है और शुमाली बैरूत है। हाँ, ये शुमाली बैरूत है और ये जो है ना बड़ा अहम किस्म का गढ़ है वहाँ पे हिजबुल्लाह का। और इसके अलावा एक और उनकी जगह है, उसका नाम है अल तबरिया कहते हैं, तो इसके ऊपर भी इसने इसराइल ने इस वक्त बहुत ज़्यादा तबरिया का इलाका है उसके ऊपर अटैक किया हुआ है। तो वो जब सेंसिटिव हो गया था और ईरान बिल्कुल सीधा हो गया तो उसके बाद फिर अमेरिका को महसूस हुआ और अब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ रब्ता करके फौजों को होल्ड करवाया और साथ उसने यकीन दिलवाया उनको कि जनाब यहाँ पे अब अटैक नहीं होगा और किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगा। पहली मरतबा हिजबुल्लाह की क़यादत से भी रब्ता किया अमेरिका ने, जबकि उससे पहले इनकी लेबनान की गवर्नमेंट से रब्ता था। हिजबुल्लाह को तो वो तस्लीम ही नहीं करते थे और हाँ जी वो इनडायरेक्ट था और उसकी वो उसको सुनते नहीं थे, वो बात ही नहीं मानते थे उसकी। तो अब डायरेक्ट जो हिजबुल्लाह के साथ भी रब्ता हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो क्राइसिस है ना अब ये
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ईरान पीछे नहीं हटेगा जब तक लेबनान के सारे इलाके खाली नहीं करता इसराइल, और इसराइल जो है खाली करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर ये उस साइड पे जाएंगे तो हम शुमाली इसराइल जो है ना उसके ऊपर अटैक करने लगे। बिल्कुल सही। वहाँ पे अटैक बड़ा आसान है ईरान के लिए, जो लबनान, जो बेसिकली लबनान के साथ लगता है और जहाँ पे हिजबुल्ला भी अटैक कर रही है, वही शुमाली अटैक भी कर रहा है कि एक साइड से हिजबुल्ला करेगी, दूसरी साइड से ईरान करेगा, तो बड़ा खौफनाक किस्म की सूरत हाल हो जाएगी। इस वक्त भी वहाँ पे स्कूल बंद है, मार्केटें बंद कर दी है इसराइल ने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हिजबुल्ला की बड़े खौफनाक किस्म के अटैक्स हो रहे हैं उस साइड पे। बिल्कुल ठीक है। अब उसने लबनान पर हमले जारी रहे तो ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी भी खत्म हो सकती है, ईरान ने ये भी कहा। ईरान ने कुदरती बात है, अब उसके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा इन्होंने ईरान के पास, ठीक है। क्योंकि ईरान अगर लेबनान को या हमास को अकेला छोड़ देता तो कल कौन इसके ऊपर फिर ट्रस्ट करेगा ईरान के ऊपर। बिल्कुल सही। अच्छा, ईरान ने ओमान के मुतालिक भी एक बयान दिया। वो कहते हैं ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं काज़िम गरीबाबादी, वो कहते हैं अबनाए हुर्मस के मामले पर अमरीकी धमकियों की परवाह न करें। उसकी वजह यह है कि वो स्टेक होल्डर है ना ईरान के साथ। अगर आपने अबनाए हुर्मस में दाखिल होना हो तो आपको अमान से गुजरना पड़ता है। अमान जो है ना वो गेटवे है, गेटवे टू अबनाए हुर्मस है, और वहीं से फिर ये जो खलीज फारस है वो वहाँ से फिर स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर अपना हुर्मस है, उससे गुजर के फिर ये एक बड़ा सा एक दायरा सा बनता है जिसके साथ ये सारे फिर दूसरे मुल्क हैं, जिसके अंदर इराक भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, फिर उसके बाद वहीं पे बहरीन और सऊदी अरेबिया वगैरह के इलाके वहाँ से आते हैं अपना हुर्मस से गुजरने के बाद। ठीक है। तो आपने अगर अपना हुर्मस की तरफ जाना हो तो आपको ओमान के साहिलों से गुजरना पड़ता है। और अब ओमान के बारे में भी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये निगोशिएट कर रहे थे आपस में कि अगर हम अपना हुर्मस की जो अथॉरिटी है वो अगर टैक्स वसूल करती है, यहाँ पर सर्विसेज चार्जेस लेती है, तो कुछ ना कुछ हम अमान को देंगे, अमान जो है ईरान को देगा। तो ये दोनों की आपस में कोई पार्टनरशिप चल रही थी, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर आपने दूसरों की तरह बिहेव ना किया जैसे दूसरी स्टेट्स कर रही हैं तो मैं आपकी तहजीब को भी मिटा दूंगा या आपको पत्थर के दौर में ले जाऊंगा वगैरह वगैरह। वो इससे नीचे बात ही नहीं करता। तो उससे फिर जाहिर है अमान वैसे बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, उसने कोई रिएक्शन नहीं किया इसके ऊपर। आप देखें वो खामोश रहते हैं, ये बड़े साइलेंट किस्म के ऑब्जर्वर होते हैं ये ओमानी जो है, ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। इससे पहले बल्कि इनके कई कन्फ्लिक्ट सऊदी अरब के साथ भी हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ भी इन्होंने बड़ी आसानी से मामलात को सेटल कर लिया। इवन सऊदी अरब इनका बहुत सारा इलाका हड़प करके बैठा हुआ है, इन्होंने कहा जी रख लें आप सहरा जितना रखना है, लेकिन ये है कि हमने आपके साथ लड़ना नहीं है। तो ये सेटल करने की तरफ जाते हैं हमेशा ओमानी, ये जंग की तरफ नहीं जाते, बड़े समझदार लोग हैं। तो इन्होंने जब ईरान के साथ मामला सेटल करना शुरू किया, अमेरिका की तरफ से धमकी आई, तो ओमान जो था खामोश रहा है, लेकिन ईरान उसको बहुत हल्लाशेरी दे रहा है कि तू फिक्र ना कर, हम इकट्ठे हैं, हम भाई हैं। तो वो चाह रहा है कि अरबों के अंदर से जो 7 स्टेट्स हैं उनमें से कम एक तो हमारे साथ हो, तो उसको अपने साथ शामिल करना चाहते हो। और अगर ओमान ईरान के साथ शामिल हो जाता है तो अमेरिका को वैसे टफ टाइम बोन मिलेगा, क्योंकि फिर वो इस वक्त ओमानी पानियों के अंदर खड़ा है। वैसे अमेरिका अगर आपको पता होगा सारे के सारे जो नाकाबंदी इन्होंने ओमान से की हुई है ना जी, तो वहीं पे इनके बहरी जहाज है। अब अगर ओमान के साथ भी गड़बड़ हो जाती है और वहां पे अपने मिसाइल जो है ईरान ला के वहां पे पार कर देता तो अच्छा वाला काम खराब हो जाएगा अमेरिका का भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब ये ट्रंप को जब धमकी मिली ना तो उसके 2 रिएक्शंस थे। पहला रिएक्शन तो उसका ये आया, उन्होंने कहा पैगाम रोकने के हवाले से उसने कहा एक तो हमें कोई मुतला नहीं किया गया, तहरीर तो पे तो मुतला नहीं किया। दूसरा उसने कहा जी हमें कोई असर नहीं होगा, कोई मामला इसका नहीं होता। फिर साथ ही जो दूसरी अपडेट आपने बताई उसमें यहाँ तक उसने कह दिया कि मैंने इसराइली शैतान से बात की है, मतलब उसने तो नेतन्याहू बोला होगा, हमारे लिए तो इसराइली शैतान है। उसने उसे बात की और कहा कि फौजें फौरन वापस बुलाओ, और उसने बुला ली। जो बैरूत जा रही थी वो भी वापस आए और नई फौजें नहीं जाएंगी, ये फौरी तौर पे कर दिया। तो आपको लगता है कि इसराइल को बड़ी तकलीफ हुई होगी इससे? इसराइल को, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से कर रहा था नेतन्याहू, ये ध्यान में रखें आप, ऐसा नहीं है कि अकेला ही कर रहा है। ये प्रेशर तो नहीं था मुज़ाकरात के लिए? प्रेशर भी था, और दूसरी बात यह है कि वो चाहता था कि मैक्सिमम गेन कर ले नेतन्याहू, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू का नुकसान बहुत हुआ है सारे मामले के अंदर, और अब उसने अपनी कौम को मुंह भी दिखाना है। तो कौम ने पूछना है कि आपने इस जंग में क्या हासिल किया, तो कह सकता है जी मैंने लेबनान हासिल किया। कौम वैसे इतनी गंदी शक्ल देख के करेगी भी क्या। अच्छा चौधरी साहब, यूरोप के हवाले से 2 खबरें आपको बता रहा हूँ। पेरिस में असले की एक नुमाइश थी, उसमें इसराइल की शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। एक यूरो स्टोरी के नाम से एक नुमाइश होती है, यूरोप ने पाबंदी लगाई है। ये आपको कितना सिग्निफिकेंट लगा? अब देखो, ये जो फ्रांस है ना उसके साथ इसराइल के बड़े करीबी रिलेशन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो फ्रेंच ज्यू हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और अगर इसराइल के बाद देखा जाए, इसराइल और अमेरिका के बाद देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो ज्यू कम्युनिटी है वो फ्रांस के अंदर है। ठीक है। और इनके साथ बड़े पुराने रिलेशंस हैं, बल्कि पूरे पेरिस के अंदर अगर जाएँ तो पूरे मोहल्ले हैं जिसके अंदर ज्यूश रहती हैं, ज्यूश कम्युनिटीज़ रहती हैं, और ये बड़ी तगड़ी कम्युनिटीज़ हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे ज्यूश भी हैं जिनके पास डबल पासपोर्ट है, एक फ्रांस का पासपोर्ट होता है, दूसरा इसराइल का पासपोर्ट होता है, और इन्होंने बहुत खसूसी उनको लिवरेज दिया हुआ है।
तो अब वहाँ पे हर साल 3-4 नुमाइशें होती हैं असलहे की और टेक्नोलॉजी की फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस जो है टेक्नोलॉजी का हब है और हर किस्म की यूरोप के अंदर जो टेक्नोलॉजी बनती है वहाँ पे इसकी एग्जीबिशंस होते हैं। तो वहाँ पे इसराइली कंपनीज आती हैं बहुत, और इसराइली बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके हेडक्वार्टर्स जो है ना वो फ्रांस के अंदर है, पेरिस के अंदर है। सही। तो अब अगर ये पाबंदी लगाई है फ्रांस की तरफ से तो बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस बहुत डिस्टर्ब है सारी सूरत हाल से। उनकी वजारत दिफा को कॉल करके रोका है। हाँ जी, और वो नहीं चाहते होंगे कि फिर यहाँ पे आएँ, अपना असला बेचने की कोशिश करें और अमेरिका का जो झंडा है यहाँ पे लहराया जाए और इसराइल का झंडा लहराया जाए और यहाँ पे कोई मीडिया हाइप क्रिएट हो। तो वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसलिए पाबंदी लगाई और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया जीयूस को। तो अब मेरा ख्याल ये पहला मुल्क होगा यूरोप का जिसने इस लेवल तक आके कदम उठाया है, और आने वाले दिनों में इसराइल के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक और खबर यूरोप की, यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से लबनान में जारियत रोकने का मुतालबा कर दिया फौरी तौर पर। ये बिल्कुल सही बात है। और इसकी वैसे तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको पता है लेबनीज जो है ना, सबसे ज़्यादा लेबनीज जो हैं वो मुल्क से बाहर है। जो कोई भी मुल्क हो ना, उसकी जो आबादी देखें ना, उसमें मैक्सिमम लोग अपने मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन लेबनान वाहिद मुल्क है जिसमें मैक्सिमम लोग मुल्क से बाहर हैं। अच्छा। और लेकिन उनकी ना अपने मुल्क से मोहब्बत बड़ी ज़बरदस्त है, यानी कोई लेबनी जो मुल्क से बाहर है उसने अपना घर लेबनान के अंदर ज़रूर बनाया। और उसको वो रन भी कर रहा है उस घर को। हो सकता है 4-4 साल ना आए, लेकिन उसके यूटिलिटी बिल्स देगा, उसकी सफाई का बंदोबस्त करेगा, मेंटेनेंस होगी उसकी। तो अब 40 लाख के करीब जो लेबनीज हैं उसकी आबादी मेरा ख्याल है 40-50 लाख ही है, और उतने ही लोग जो लेबनान के वो मुल्क से बाहर हैं। और ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर यूरोप के अंदर बिखरे हैं और वहाँ पे बड़े ठीक ठाक किस्म के कारोबारी और सियासी किस्म की शख्सियात हैं। इसलिए लेबनान जो है ना हमेशा एक प्रेशर, एक सफारती प्रेशर जो है वो क्रिएट कर लेता है इसराइल के खिलाफ। ओके चलें। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा आवाम को परेशान कर देते हैं। तेल की मतलब हंस रहा हूँ मैं, मतलब आवाम ने मुझे गालियाँ देनी है, लेकिन लिटरली मुझे समझ नहीं आती किस तरह की खबर पर रोएं ही हंसे, क्या करें। तेल की कीमत में चौधरी साहब फिर इजाफा हो गया, ये होगा। और कल जो है ना स्टॉक एक्सचेंजेस भी क्रैश हो गए। ये आप देखिए कल सुबह जब उठेंगे ना आप, तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कोई बड़ी बुरी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। इससे पहले बड़ी अच्छी खबरें आई, बड़े बुले लूटे लोगों ने बड़े पैसे कमा लिए, लेकिन कल देखिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सारी मार्केट स्पेकुलेशंस पे चलती है। जब ईरान की तरफ से और अमेरिका को धमकी दी जाती है, अमेरिका की तरफ से कोई गड़बड़ की जाती है, हमला होता है ईरान के ऊपर, तो फौरी तौर पर आयल जो उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ जाते हैं। ठीक है। तो अब तेल जो उसकी कीमतों में इजाफा हो गया होगा, और ये मेरा ख्याल है $6 बढ़ गया। $6 बहुत बड़ा जंप है ये। उससे पहले आप देख रहे हैं $2.5 की कमी हुई थी, और फिर कुछ $3.5 की कमी हुई, फिर एक ही जंप के अंदर $6 बढ़ गया। तो ये टू मच है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया की मैशत के ऊपर होगा। तेल वैसे लेके बैठ गए थे, तेल ने तेल कर दी, हर तेल निकाल दिया सब, तेल निकाल दिया सबका। ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, अभी उसकी खबर जो है ना कल आप मुलाजा करेंगे, देखिएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं मैं आपसे डिस्कस करना, तो बड़ी सेंसिटिव नौयत की। एक पीटीआई का पूरा चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पीटीआई के सोशल मीडिया और इनकी तरफ से कुछ खबरें आई कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, जिससे इनकार कर दिया अलीमा खान ने और गौर खान ने कि इनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो मैं आपसे एक तो ये जानूंगा कि ये ऐसी हरकतें करते क्यों हैं, ये बताएं। दूसरा, एक चीज़ में मुझे बड़ी तकलीफ होती है, कुछ जेन्युइन वर्कर्स होंगे पीटीआई के जो वाकई सियासी जदोजहद कर रहे होंगे, उनका हक है, बिल्कुल करें। ये लोग अपने आप को इन लोगों से अलग कैसे करें जिनका मैं आपको बताने लगा हूँ। अभी शहबाज गिल साहब ने रॉकेट फोर्स पे तनकीद कर दी, कहते हैं जी कि मतलब रॉकेट फोर्स जो अब आपको पता है जनरल जो थे वो नुमान ज़िक्रिया, नुमान ज़िक्रिया ने बात की कि चंद मिनटों में फैसला हो जाएगा, उसके ऊपर भी कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वैसे इमरान खान जनरल नुमान ज़िक्रिया साहब के बहुत बड़े फैन थे। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ इमरान खान साहब बहुत बड़े, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल। ठीक है। और इसी के साथ मैं छोटी सी एक चीज़ और डिस्कस करूंगा। एक मिस्टर पतलू हैं, ठीक है, आपको याद होगा मिस्टर पतलू ने आपके खिलाफ भी एक दफा बात की थी, मजाक उड़ाया था उन्होंने, लेकिन आपने खैर उसका ऐसा कोई बड़ा रिप्लाई नहीं दिया था। अब मिस्टर पतलू जो हैं, उन्होंने कोई बात की पीटीआई के खिलाफ या इनकी किसी भी चीज़ के खिलाफ, तो पीटीआई के साथ होते थे वो, पीटीआई के हामी होते थे। मेरे ख्याल अभी तक दुबई में है ये, शायद कि दुबई में है, पाकिस्तान भी आते रहते हैं, ठीक है। अब इस वक्त उनकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता वो कहाँ पे, लेकिन उनका एक मसला है। अब उनका क्या मसला है कि मैं उन्हें यहाँ कहूँगा जी, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उनकी फैमिली की तस्वीरें, उनकी वालदा की तस्वीरें लगा के बेहुदगी फैलाई गई, बेतहाशा तनकीद, गंदी गालियाँ। इनका एक पैटर्न है जोश साहब, ये क्या काम करते हैं, ये व्हाट्सएप या इसके थ्रू मैसेजेस भेजते हैं डाउन द लाइन अपने सारे यूट्यूबर्स को, या आप इनके जो भी उसे नाम दे लें, वो इतनी बदतमीज़ी करते हैं इनके टिकटॉकर्स, और वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं लोगों के खिलाफ कि कोई भी शरीफ आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुश्किल में आ जाता है। ये मीडिया सेल
किसका मीडिया सेल है? ये पीटीआई का है या कोई मुल्क दुश्मनी से चला रहे हैं? ये हो क्या रहा है? ये कोई मिक्स किस्म का मीडिया सेल है। पहली बात तो ये कि इशफाक परवेज़ कियानी साहब की तरफ आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब से वो आर्मी चीफ के उहदे से हटे हैं वो चुप करके साइलेंट होकर अपनी फैमिली अफेयर्स के अंदर वो मसरूफ़ है, मगर हैं किताबें पढ़ते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं और किताबें पढ़ते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ गप लगाते हैं, गोल्फ खेलते हैं। बस इस हद तक वो महदूद है। किसी किस्म की पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर वो मुलवस है ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब का जो अरूज था 2011 में वो जनरल कैनी साहब की वजह से स्टार्ट हुआ था, जनरल पाशा और जनरल कैनी। जनरल पाशा साहब ने मुझे खुद बताया था कि मैंने जनरल कैनी से इजाज़त लेके इमरान खान साहब को बूस्ट करना, सपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही और नून लीग जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ हमारे मामला सेटल नहीं हो सकेंगे। तो फिर हमने इमरान खान साहब को पुश किया। अब इमरान खान साहब जो है ना, उनका जो लाहौर का जलसा हुआ था वो इसमें कोई शक नहीं कि जनरल पाशा साहब की मेहरबानी से 31 अक्टूबर वाला 31 अक्टूबर वाला वहीं से उन्होंने राइज किया और मीडिया को भी उन्होंने ही हैंडल किया था उस वक्त के ISI ने। और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और वो भी इमरान खान साहब को पसंद करते थे, ये दोनों पसंद करते थे, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जहाँ तक इशफाक परवेज़ कियानी साहब का ताल्लुक है वो थोड़े से साइलेंट हैं और इंट्रोवर्ट हैं, वो साइड पे रहने वाले हैं। उन्होंने फ़ौज के लिए काम बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं। ये जो यूनिफॉर्म नया पहना होया गया या वेपन्स के अंदर जो कुछ हुआ, जो बाद में जो मई की जंग हुई, ये सारी बुनियादें जो थी इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने रखी हुई थी। बहरहाल यानी हो, ये मुझे नहीं लगता कि ये खबर दुरुस्त है। दूसरा, इमरान खान साहब जो है ना वो बिल्कुल आउट हो गए हैं सारे सिनेरियो से। उनके साथ क्यों मुज़ाकरात किए जाएंगे और क्यों बात की जाएगी जब वो मैटर ही नहीं कर रहे इस वक्त किसी किस्म के। तो मुझे नहीं लगता ये खबर दुरुस्त है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अरसे बाद चुल होती है। चुल ये होती है कि जब मामलात कंट्रोल से बाहर हों और आप किसी जगह पे नज़र ही नहीं आ रहे, तो फिर अचानक वो इस टाइप की खबर दे के ना अपने आप की ज़रा इंपॉर्टेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही गली में पटाखा चला देना जिसको कहते हैं ना, चलते चलते ऐसे ही जो साइकिल की हवा निकाल देना कि कुछ ना कुछ तो मसला बने। तो ये इशफाक परवेज़ कियानी साहब का उन्होंने बिला वजह ऐसा मसला बना दिया है कि बड़ा अर्सा हो गया जी वो खामोश बैठे हैं, वो भी इमरान खान की खबर कोई नहीं आई, तो उन्होंने कहा जी इनको उठाएं और इनके साथ सेटल करें। दूसरा जो मिस्टर पतलू है ये वाकई ज़्यादती है। देखिए, आपको ज़्यादती इख्तलाफ हो सकता है किसी बंदे के साथ, मुझे भी है और उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी बदतमीजी किया मिस्टर पतलू, लेकिन मेरा वैसा समझता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर आदमी का अपना व्यू है। मसलन आपके पास अगर फ़र्ज़ करें आपकी जेब में गुलाब है तो आपकी जेब से खुशबू आएगी, अगर आपकी जेब के अंदर गलाजत है तो उसमें से बू आएगी। तो हर आदमी अपने पर्सपेक्टिव से बोलता है, अपने पर्सपेक्टिव से अपनी पर्सनैलिटी को शो करता है। किसी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते नहीं, हाँ वो है, लेकिन वही बात मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना मिस्टर पतलू जो है वो अच्छा है यार, उसने अपना काम किया, वो अपना काम कर रहा है, उसकी अपनी एक मार्केट है, उसने अपनी क्रिएट की हुई है, तो उसकी देखते हैं, अच्छी बात है। और वो अगर हमें लोग देखते हैं, थोड़े लोग देखते होंगे, लेकिन हम अगर उनकी इज्जत करते हैं और हम उस बुनियाद पे इज्जत चाहते हैं तो मिस्टर पतलू को भी इज्जत चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। और लेकिन अगर उसकी फैमिली की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, उसको माँ बहन की गालें दी जा रही है, तो टू मच है यार। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो कल्चर है ना, ये बड़ा अफसोसनाक है। मुझे वैसे बाज़ औक़ात ये भी महसूस होता है कि हो सकता है कि ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ ना हो इनका और ये पार्टी को बदनाम किया जा रहा हो, बाज़ औक़ात मुझे फील होता है। लेकिन जब उनके चेहरे सामने आते हैं, उनकी हरकतें सामने आती हैं तो अजीब सा लगता है। अभी पीटीआई के लोग हैं, यही तो समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन ये यार वैसे ना सोशल मीडिया के ऊपर गंद भी बहुत है। मसलन देखें ना, शायद खाकान अब्बासी साहब की मैं ट्वीट देख रहा था, अगर ये ओरिजिनल अकाउंट है उनका, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं यकीन कि ओरिजिनल अकाउंट है। उन्होंने एक फुटेज लगाई हुई है और वो फुटेज जो है वो थाईलैंड के, जिसके अंदर कुछ खवातीन जो है एक बंदे को फेंटा लगा रही है, और उन्होंने शायद खाकान अब्बासी साहब का जो अकाउंट है, अगर पर्सनल उनका है, मुझे ये नहीं यकीन कि उनका है, मैं पहले कह रहा हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आफ्ताब इकबाल को फेंटा लग रहा है। देखें, इन्होंने खातून को नाजेबा किस्म का इशारा किया और सारी खवातीन ने मिल के उनको फेंटा लगा दिया। अब वो शक्ल जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है उनके आफ्ताब इकबाल साहब जैसा जिसामत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये खबर दुरुस्त हो सकती है। आफ्ताब इकबाल की आपने याद करवा दी, मैं उसका भी थोड़ा बता देता हूं। नहीं, अब शहबाज गिल साहब जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो देखें, उनका जो सबसे बड़ा हवाला है वो पाकिस्तान है और आपको इख्तलाफ हो सकते हैं, आप बिल्कुल, आपको जनरल आसिम मुनीर से इख्तलाफ हो सकता है, आपको बाकी लोगों से भी इख्तलाफ हो सकता है, DGI से भी हो सकता है, आपकी सियासत, आपका फ़लसफ़ा जो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मुल्क के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये जो जनरल नुमान ज़िक्रिया साहब है ना,
ये जब 2019 में अभिनंदन वाला जो वाकया हुआ था वो सारा ऑपरेशन जो था उसको इन्होंने हैंडल किया था। और मेजर जनरल थे उस वक्त, ये DGMO थे। और इन्होंने उस वक्त ये सारा ऑपरेशन किया था और उसके बाद 2 त्यारे गिराए गए थे इंडिया के और अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, तो वो ये ऑपरेशन इन्होंने लीड किया था। और इमरान खान साहब ने इनके लिए तालियां बजवाई थी वहाँ पे, ठीक है, और बहुत मुबारकबाद पेश की थी, बड़े फ़ैन थे इनके ये। लेकिन आज देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वक्त की बात है, अब वो उससे बेहतर पोजीशन में लेफ्टिनेंट जनरल हैं और वो रॉकेट फोर्स जो है उसके इंचार्ज भी हैं। और उन्होंने बड़ी शानदार बात की है वहाँ पे ना, सिंगापुर के अंदर जो शंग्रीला वहाँ पे डायलॉग चल रहा है, उन्होंने कहा है कि अब मामला सेकंड्स का है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गैप ही नहीं है, बिल्कुल सरहद के ऊपर है, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। और एक तरफ से अगर शरारत होगी तो वो ये रिस्पांस टाइम जो है ना हमारा बड़ा कम है इंडिया और उसके दरमियान। मेरा ख्याल है पहले जो था ना 6 मिनट का रिस्पांस टाइम था, अब उसको उन्होंने बताया कि मिनटों की बात नहीं, सेकंड्स की बात रह गई हुई है। तो अगर ये छेड़छाड़ होगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने ठीक कहा, एक वार्निंग दी उन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज गिल साहब को इंडिया की ज़ुबान बोलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया ने अपने तर्जुमान रख लिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, कोई यूके के अंदर बैठा हुआ है, कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी जो कौम है वो डिवैल्यू होनी चाहिए। ये जितना मीडिया सेल है ना, ये सारे का सारा तर्जुमान है। आपको याद है शहबाज गिल साहब जो है ना, ये मुत्तु स्वामी है, बाकायदा इनका नाम ही है, ठीक है। अच्छा जो साहब, वो आपने बात की आफ्ताब इकबाल की, आफ्ताब इकबाल साहब 1 साल से जंग करवा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की, रोज करवाते हैं, रोज गालियां खाते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। अच्छी बात है यार, बहादुर आदमी, कंसिस्टेंसी है। अच्छा, कंसिस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर साहब का इशारा आ गया कि थोड़ा जल्दी करें जी। मुल्ला उमर के हवाले से चौधरी साहब खबर बताइएगा, ये क्या कहा? अब ये जो खबर है, क्योंकि मैंने उमर चीमा साहब की जो उनका जो वील आ गया उसके अंदर से सुनी थी, और उसके बाद फिर जो ओरिजिनल उन्होंने जिक्र किया, तौसीफ अहमद साहब हैं, कोई जर्नलिस्ट है, पुराने सहाफ़ी, अनकही के नाम से वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, उन्होंने कहा ये जी मुल्ला उमर की तस्वीर है, आखिरी तस्वीर है, और आखिरी वक्त में वो कोयटा के अंदर थे और वहीं पे बीमार थे, अस्पताल के अंदर एडमिट थे, और यहीं पे उनका इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद ज़ाहिर तदफीन उनकी वैसे पाकिस्तान में नहीं हुई थी, वो वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर हुई, उसमें नमाज जनाजा हुई थी, उस वक्त तस्वीरें रिलीज़ हुई थी। लेकिन अमेरिकन का ख्याल ये था, उस ज़माने में भी कहते थे कि ये जो कोयटा शूरा है ना, वो यहाँ पे बैठी हुई, इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान की बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट जो है वो कोयटा के अंदर थी। इस वक्त भी जो मुल्ला हैबत है ये कोयटा के अंदर पढ़ाते रहे, ये तो आपको पता होगा, इनकी सारी जिंदगी कोयटा में गुजरी। इनका बेटा जो नहीं, मुल्ला हैबत जो इस वक्त सुप्रीम लीडर, अच्छा, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की बात कर रहा हूं मैं, जो डिफेंस मिनिस्टर, वो इनका बेटा है, वो इनका बेटा है। हाँ जी। और वो जो ना वो, और उसके बाद ये जो बाकी इनके मुल्ला उमर की जो फैमिली है वो भी सारा अफगानिस्तान से इधर शिफ्ट हो गई थी, और वो सारे के सारे बलोचिस्तान के अंदर रहे, ये बात दुरुस्त है। और इनमें से बाकी जो लोग थे कराची के अंदर रहे। इनकी जो कैबिनेट का आधे से ज़्यादा हिस्सा, 60% कैबिनेट जो है वो कराची के अंदर रही, और आज भी उनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कराची के अंदर। सही। तो इस हद तक ये लोग जो थे ना यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अब ये मुल्ला उमर साहब के बारे में ये जो इंकशाफ है ये वैसे बड़ा दिलचस्प है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि मुल्ला उमर साहब जब वहाँ पे अमेरिकन ने लैंड किया था और उन्होंने कैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान, तो मोटरसाइकिल के ऊपर वो भाग गए थे वहाँ से। मुल्ला उमर साहब ने पूरी ज़िंदगी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई थी, तस्वीर को हराम समझते थे। इनकी सिर्फ एक तस्वीर थी जो बहुत पहले चल रही थी, जिसके अंदर इनकी, वैसे तो जंग के अंदर इनकी एक आंख साया चली हो गई थी, और अब ये नई तस्वीर है। तो मैंने कुछ लोगों को भेजा हुआ है कि वो चेक करके बताएं कि वाकई ये मुल्ला उमर की तस्वीर है या नहीं। तो मैं चाहता हूं कि अगला जो हमारा वीलॉग होगा ना उसके अंदर हम इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुल्ला उमर साहब के बारे में मेरे पास मौजूद है, और मेरी उनसे मुलाकात भी है क्या मुल्ला उमर साहब। अच्छा, आपकी हो चुकी है? हाँ जी, मैं वो भी आऊँ, वो बड़ी पुरानी बात है। अच्छा, हाँ, माजी की बातें। तो मुल्ला उमर की जो छवि है, जो तस्वीर है, वो यही है? नहीं, उसकी वजह यह है कि मुल्ला उमर साहब अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रखते थे, वो इस तरह करके ना, जैसे जो होता है ना, अपने कपड़ा ऊपर से करके, और उसके अंदर से सिर्फ उनकी आवाज़ आती थी और नीचे मुंह किया हुआ था और तस्बीह करते रहते थे। तो उस वक्त भी मैं इनको गौर से नहीं देख सका था। ओके। ये जाबिल के इलाके में कहते हैं कमरे में इनकी वफात हुई थी, लेकिन नया दावा यह है कि ये पाकिस्तान में एक सिविल किसी हॉस्पिटल में इनकी वफात हुई है, और एक ये व्हील चेयर पे बैठे हुए ये तस्वीर आई है, और दावा यह है कि इनके आखिरी अयाम की तस्वीर। हो सकता है ऐसी बात। जाबल के बारे में मैं बताऊंगा कि जाबल क्या जगह है, क्या चीज़ है। अगला व्लॉग जो होगा ना उसके अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। चलें चौधरी साहब, अब आपका फेवरेट टॉपिक, बाबूस। नहीं यार, अब बाबू से ना बड़ी मुख्तसर से करते, क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया। PIA जो था ना उसका मुझे पता है, PIA जो है ना इसको 25 मई को हैंडओवर होना था इसने, लेकिन हैंडओवर नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे 40 NOCs चाहिए थे, और इतने अरसे में
जब ये बिक गया है तो 40 NOC जो है वो पूरे नहीं हो सके और उसकी वजह से 85 अरब रुपए जो अदा होने थे, जो कंसोर्शियम ने अदा करने, वो भी अदा नहीं हो सके। तो ये कमाल है कि रियासत ने पूरी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से PIA को बेचा है, लेकिन रास्ते में ऐसे ऐसे बाबुओं की रुकावटें हैं, कोई NOC जारी नहीं हो सके। NOC नहीं जारी हो सके, लो लगे फिरो जी आप। हुकूमत ने कहा बेच दो। PIA का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। 6 महीने हो गए, 6 महीने में 40 NOC नहीं आ सके और देने भी गवर्नमेंट ने खुद है। और कितने यार 40 NOC की क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है यार को साहब अगर जरूरत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आपने जब इसको बेचा था तो उससे पहले आप NOCs ले लेते यार। करने को चॉइस साहब कुछ भी हो सकता है, करना चाहें तो करना चाहिए। ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।